मेरे पति जॉब के वजह से कनाडा में रहते थे। मैं और मेरी ननद घर में अकेली रहती थी। मेरी ननद पति से 20 साल बड़ी थी और विधवा थी। ननद के बच्चे पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहते थे, इसलिए वह हमारे घर में रहती थी। वो रोज़ाना शाम को खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को दे आती हूँ, तुम्हारे नंदोई को पुण्य मिलेगा। एक दिन ननद बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी ननद गर्भवती है। मैंने ननद को कुछ नहीं बताया और अगले दिन ननद का पीछा किया तो ननद एक पुराने हवेली में गई। वहाँ जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी ननद मैं अपने चाचा के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई न था। चाची मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए चाचा ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया। क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थी तो झटपट में मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए चाची को ये डर था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब अशोक का रिश्ता आया तो चाची ने चाचा के कान भरे और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी मेरी जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था उनको, क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्ज ले लिया था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए उनको कनाडा जाना पड़ा ताकि वो कुछ पैसे जमा करके आ जाए। कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगा। उनके पासपोर्ट पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वो कमाने के लिए कनाडा चले गए, जहाँ पर बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। अभी मेरी शादी को 1 महीने ही हुए थे कि मेरा पति देश से बाहर चला गया और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था। अशोक ने मुझे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सब्र करना। पैसे की परेशानी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ शादी ही नहीं, अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके अशोक ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर मैं काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को मैंने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी बड़ी ननद रह गई थी। इस थोड़े से समय में मेरे ननद से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने पति के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात मैंने अपने पति के साथ ही गुजारे थे। अपनी ननद के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे ना वक्त मिला था, ना ही फ़िलहाल कोई ज़रूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बना कर देती थी और चुपचाप खा लेती। मेरी ननद सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जबकि मेरे पति चले गए थे तो घर में मैं और मेरी ननद थे, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी ननद कुछ अजीब सी थी। वो आम ननद की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी, मेरे मैले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वाले को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी भाभी को काम नहीं आता, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं मोहल्ले भर में। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी नंद ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया।
अब अगर हफ्तों से मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ वो अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं जब भी खाना बनाती थी तो वो मुझसे कहती थी, एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे नंदोई जीवित नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम से किसी गरीब को खाने पीने की चीज़ें दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी ननद की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे, उन्होंने कभी भी मेरे नंदोई का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन में खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात को देने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था, जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने पति में मग्न थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को कि नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति के गुजरे 5 साल हुए थे और वो उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही हैं, तो ये अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी ननद को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक सीधी सादी सी औरत लग रही थी, जिसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उनमें कभी कोई खास अच्छाई नज़र नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने पति से बहुत प्यार था। मैं उनको याद करती थी तो मैं अपनी ननद का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने पति से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी ननद के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी ननद से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी, और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराई करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी ननद रोज़ खाने पीने की चीज़ें लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी। यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जगाना होता था क्योंकि मुझे अपनी ननद के लिए दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी ननद से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ, क्योंकि सुबह सवेरे ही अशोक के फ़ोन कॉल का वक्त होता है। मेरी ननद ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फ़िक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी और चाबी भी अपने साथ रखूंगी। ननद की ये बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरे समस्या का हल हो गया था। अब मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं भी जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि ननद अकेली बोर होती है, इसलिए वह रोज़ पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती है। मुझे उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थी और ना मैं उनके मामले में।
अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी ननद मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास ननद का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि जाने मेरी ननद कैसी होगी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। और मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपने ननद की तारीफ़ कर रही थी, उनसे मुझे एक पल में ही नफ़रत महसूस होने लगी थी। वास्तव में मेरी भोली भाली दिखने वाली ननद अंदर से इतनी शातिर होगी मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वो पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई का चोला ओढ़ रखा है। जो हकीकत है वो उसे बिल्कुल विपरीत थी और बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती। मैं तो अपने आप से दोहराते हुए भी शर्मसार हो रही थी। भला मेरी इतनी बड़ी ननद इस तरह से कैसे कर सकती है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो इतनी बूढ़ी नहीं थी। मेरी ननद ने कहा कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 16 साल की थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता था। और अब मेरी ननद 45 साल से कुछ ऊपर की होगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि उन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने भी देखा था कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वो मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर वो जल्दी होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई, पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि आखिर उनको क्या है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया था। गर्मी भी तो है। डॉक्टर ने कहा कि उनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी ननद प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरे तरीके से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने ननद को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी ननद की तबीयत वैसे ही ख़राब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वह रोज़ की तरह खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत। मैं इनकी पति से मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था यह औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर ले जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगाकर रहूँगी कि आखिर मामला क्या है और मेरी ननद रोज़ाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा कि मैं सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूँगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊँगी। मेरे पति को भी पता चले कि उनकी बड़ी बहन के कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी ननद को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पल पल मौत के करीब हो रही है। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सिर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का संकेत होता है।
उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी ननद को पूजा पाठ में मग्न होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठेगी। मैंने ननद का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएगी तब मैं उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगा कर जाती थी, क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी ननद से कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगाकर न जाया करे। मुझे डर लगता है कि कहीं घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूँगी। मेरी ये बात सुनकर ननद के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी ननद खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी शॉल उठाई, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस शॉल को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस शॉल का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि ननद मुझे पहचान न सके, वरना जो शॉल मैं रोज़ाना इस्तेमाल करती थी उससे तो वो बखूबी पहचान सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। रात के 10 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। मैं इस तरह से ननद का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने से हवेली में घुस गई, जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाज़ा बंद ना कर दे, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कुंडी ही नहीं थी। यानी कि वो हवेली इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसके दरो दीवार भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पाँव से हवेली के अंदर घुसी तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर मेरी ही ननद का हम उम्र एक शख्स मौजूद था और मेरी ननद उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। ना सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से निवाला बनाकर उस शख्स को खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि ये सब हो क्या रहा था। यानी कि मेरी ननद रोज़ाना मुझसे झूठ बोलकर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी को सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है, बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफ़ी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ। जब मैं पूछती हूँ तो कहती है कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने उन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात, कभी ननद पर जरा सा भी शक नहीं किया था। मैं उनको एक अच्छी औरत समझती रही, जो अपने पति की वफादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी ननद तो गर्भवती हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी ननद का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती है। अब ये आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाकर उन दोनों के मुंह पर उन्हें भला बुरा कहूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि वो दोनों कहीं मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़ आई थी, कहीं चोर ना घुस जाए। मुझे यह फिक्र थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया मैं तुरंत वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे जेवरात भी पड़े थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि मेरी ननद घर आएगी तो मैं उनके सामने वो सब कुछ बोल दूँगी जो मेरे दिल में है। वहाँ पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी ननद वापस आई तो मुझे
जागता देखकर थोड़ी चौंक सी गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की ननंद इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी ननंद हैरान हो गई होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखे, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। मेरी ननंद ने मुझसे कहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं बिना वजह नहीं कर रही हूँ। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अब मैं वो देखकर आई हूँ कि आप किसका पाप लिए फिर रही हैं। ननंद ने वो रिपोर्ट उठाई और उन्हें पढ़ने लगी। मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती। वो शख्स कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं? अपने पति के लिए पुण्य का काम का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन है वो शख्स जिसके साथ आप हंस हंस कर बातें कर रही थी? आपको अंदाज़ा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति सारी दुनिया को कि उनकी विधवा बहन गर्भवती हो गई है? अगर मेरे नंदोई जिंदा होते तो फिर भी जमाना कुछ ना कहता, थोड़ी बहुत बात होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो एक स्वीकारने लायक बात है, कोई अनुचित बात तो नहीं है। ये कहकर लोग उससे स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर दुनिया मेरे पति से उससे जुड़ी सवाल करेगी तो वो ज़माने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे पति तो बदनामी के डर से अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने अपने दिल का सारा भड़ास ननंद के सामने निकाल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स तो मेरा देवर है। उसे किसी ने झूठे खून के केस में फंसाया था जिसकी वजह से वह पुलिस से छुपकर इस हवेली में बैठा हुआ है और मैं उसे खाना देने जाती थी। मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने पुण्य का काम वाली बात की थी। मेरी ननद झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोले, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका देवर नहीं है। इतने बड़े शख्स को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाले बनाकर नहीं खिलाती। इस तरह की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती हैं। इतनी कम अक्ल की मैं नहीं हूँ कि मैं समझ न सकूँ कि दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका देवर नहीं है, वो आपका आशिक है। मैं अपनी धुन में ना जाने क्या क्या बोल रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी और इस फ़ोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने हैरत से अपनी ननद की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर रह गया। मेरी ननद ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि किसका फ़ोन है, क्या हो गया है? मेरा भाई तो ठीक है ना? बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो फ़ोन सुनने के बाद? बताओ मुझे किसका फ़ोन था? मैंने ननद से कुछ नहीं कहा। मैं कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी ननद दरवाज़ा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि किसका फ़ोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी ननद को क्या बताती कि फ़ोन उस लैब से आया था जहाँ पर मैंने अपनी ननद के टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी ननद की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी ननद के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वह एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी ननद के नाम की है और वो गर्भवती भी है। और आपकी ननद की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी ननद को कैंसर है। अब मैं अपने ननद को क्या बताती
कि मैं जो इतनी देर से उनके किरदार पर उंगली उठा रही थी, उनके पास तो ज़िंदगी की वक्त ही कम बची थी। मैं किस मुंह से अपनी ननंद से माफ़ी मांगती। आखिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी ननंद के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उनकी सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी ननंद बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहता था। वो शख्स वाकई में मेरी ननंद का देवर था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी ननंद कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपके रिपोर्ट में ज़रूर कोई गलती है, लेकिन बजाय इसके कि मैं ये सब कुछ करती, मैंने आंखें बंद करके हर चीज़ पर भरोसा कर लिया था। काश कि मैं एक पल को सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।